हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भूसंकलन। देखिए, लैंडस्लाइड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि देखा जाए तो भारत के बहुत से क्षेत्र जो है लैंडस्लाइड के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से जो है हिमालय में तो लैंडस्लाइड आते ही रहते हैं। और लैंडस्लाइड आने के कई कारण होते हैं, जैसे भूकंप आती है तो बड़े बड़े पहाड़ जो है खिसक जाती है। और साथ में अगर बहुत काफ़ी हैवी रेन हो जाए तो इसके कारण भी जो है पहाड़ का खिसकना एक जो है स्वाभाविक बात बन जाती है। तो भूस्खलन जो होती है, देखा जाए तो हिमालय और पहाड़ों क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है, और इसे कई मायने में देखा जाए तो जान मान की बहुत ही हानि होती है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भूस्खलन होती कैसे है और इसका कारण क्या है और इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले एक बात जो हमेशा कहता हूँ, हमेशा वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक रहता है। और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो अधूरे जानकारी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को पूरा देखिए, इससे सारी बातें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमेशा मैं इसलिए दोहराता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ हमेशा कि जब तक हम पूरे कोई चीज़ नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो ज्ञान का जो है मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। और अधूरा जानकारी के साथ कोई बच्चा कहीं भी जाता है तो उसका जो है अच्छाई कभी नहीं देखने को मिला है, हमेशा उसके साथ कन्फ्यूज़न लगा रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका कोई ये तो आपको सोच समझ होनी चाहिए कि देखना चाहिए, पूरा देखने को। चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं भूस्खलन के ऊपर। तो भूस्खलन यही बात बताता है कि अगर देखें हम अगस्त 1988 में जो है पिथौरागढ़ के कैलाश मानसरोवर जो है पैदल पथ पर जो है धाराचूला से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर लमाड़ी के पास भूस्खलन हुआ था। तो ये 1988 की बात बताया जा रहा है, जो धाराचूला में हुआ था। तो ये देखिए, ये यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत क्वेश्चन बन जाता है कि भूस्खलन जो हुई थी 1988 में, वो कहाँ पर हुई थी। धाराचूला से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर जो है लमाड़ी के पास भूस्खलन हुआ था, यानी इसका आंसर है लमाड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, चाहे कोई भी इंटरेस्ट आप देते हो तो उसकी रिगार्डिंग भी है, और प्लस सिलेबस की रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी हद तक एमसीक्यू में ही रहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू की रिगार्डिंग बन जाता है। और यह जो है बूंदी और मलापा के बीच लमाड़ी नामक स्थान पर आधी रात के भारी भूस्खलन ने काली नदी का प्रभाव जो है अवरुद्ध हो गया था। अब देखिए भूस्खलन क्या हुआ, पूरे के पूरे पहाड़ जो है गिर गया, खिसक गया, जिसके वजह से यहाँ पर एक नदी निकल रही थी, वो नदी भी बिल्कुल ही अवरुद्ध हो गई, यानी वो बंद हो गई। अब जब नदी बंद हो जाएगी तो आपको पता है पानी का फ्लो जो है कई गाँव को भी ले डूबेगा। तो ऐसा ही हुआ, प्रवाह के रुकने के करीब जो है 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल ही जल भर गया। यानी देखा जाए तो इस भूस्खलन के कारण जो है नदी में पानी रुक गया, और उसकी वजह से जो है 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल की जो है जल ही जल हो गया, और इस प्रकार बनी झील में जल जमा हो रहा था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से आए थके हारे यात्री इसी क्षेत्र में चैन की नींद से सो रहे थे, और इस जो है दुर्घटना में 60 यात्री अकाल काल के ग्रास बन गए। यानी देखा जाए तो इसके कारण जो है 60 यात्रियों की मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दुखदायक थी। कहते हैं कैलाश मानसरोवर में यात्री जो थे बहुत काफ़ी थके हुए थे, और उसी समय ये घटना घट गई, और जिसके कारण 60 व्यक्तियों की जो है काल के जो है मुँह में समा गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि आखिर भूस्खलन होता क्या है। देखिए क्या होता है भूस्खलन। तो भूस्खलन का मतलब यही होता है कि पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर छोटी शिलाएं, मोटे या मलबे का अचानक खिसक कर नीचे आ जाना ही भूस्खलन कहलाता है। तो आप भूस्खलन समझ गए होंगे कि पर्वत ढालों या नदी तटों पर जो है छोटी शिलाएं, मिट्टी या मलबे के जो अचानक जो होते हैं खिसक जाते हैं, और खिसक कर नीचे आ जाते हैं, और खिसक के नीचे आने की प्रक्रिया को ही भूस्खलन कहते हैं। कहते पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन का जो है सिलसिला निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, और इससे पर्वत के जनजीवन पर बुरे प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। और ये मैक्सिमम जो है पर्वतीय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपरी जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती है उसका खिसकना ही भूस्खलन होता है। तो निचले क्षेत्र में ये घटना कभी नहीं होती है ना, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ क्षेत्र कम होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। देखा जाए तो भूस्खलन प्रबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें भूस्खलन प्रबंध क्षेत्र की, तो कहते हैं हिमालय, पश्चिमी घाट, नदी घाटियों में प्रबल जो है भूस्खलन होते ही रहते हैं।
और भूस्खलन का प्रभाव जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्य भूस्खलन से ज़्यादा ही ग्रस्त होते हैं। और दक्षिण में जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जो है भूस्खलन का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये भी रहेगा, अगर हम इसके मैप के अंतर्गत देखें तो आपको ये बात जो है क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। देखिए मैप में भी आप देख सकते हो कि प्रमुख भूस्खलन प्रवण क्षेत्र कैसे दिख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ऊपरी क्षेत्र में भी काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन अक्सर होता रहता है। अगर पूर्वी क्षेत्र में भी देखोगे तो यहाँ पर जो है काफ़ी मेघालय के साइड भी पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इधर भी जो है भूस्खलन होते हैं। और नीचे जो है कर्नाटका के साइड भी आपको दिख रहा होगा कि भूस्खलन को जो है दिखाया गया है। तो ये सांकेतिक मात्र है और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि ये तीनों जो है छोरों पे जो है ये भूस्खलन होती ही होती है, क्योंकि तीनों क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर भूस्खलन होना स्वाभाविक बात है। और कहते हैं हर साल जो है यहाँ पर भूस्खलन होती है और लाखों के जो है जनजीवन का जो है अस्त व्यस्त होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भूस्खलन के क्या कारण हो सकते हैं। भूस्खलन के कई कारण होते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो भूस्खलन का सबसे पहला कारण तो यही होता है भारी वर्षा, यानी भारी वर्षा के कारण जो है भूस्खलन होना स्वाभाविक बात होता है। भारी वर्षा जो होती है भूस्खलन का प्रमुख कारण बनती है। अगर दूसरी बात करें जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हमेशा त्रिपाण सेंटर कहता है कि हमें वन जीवन को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वन नहीं रहेगा तो इंसान का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। वही दूसरा पॉइंट भी दर्शा रहा है कि वन जो है नाशन यानी वनों का विनाश जो है भूस्खलन का प्रमुख कारण है। वृक्ष और झाड़ियाँ और जो है घास पात मृदा कणों को जो है बांधे रखते हैं और पेड़ के कटने से पहाड़ी ढाल नंगे हो जाते हैं और ऐसे ढालों पर जो है वर्षा का जल निर्बाध गति से बहता है और उसे सोखने के लिए वनस्पति का आवरण नहीं होता है, जिसके कारण जो है भूस्खलन होना एक स्वाभाविक बात बन जाता है। तो वन का नाश होने के कारण ही भूस्खलन का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि आपको पता है अगर मान लीजिए पहाड़ खिसकता भी है और अगर वहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वो पेड़ पौधे जो होंगे उनको थाम लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं है और सारे के सारे जो है वन का नाश हो जाना इसके बहुत बड़े कारण बनते हैं। तो यही बात है, लोग अपने लालच में जो है वहाँ के जनजीवन के जो है तहस नहस कर दिया है। तो इसमें बहुत ही दुखदायक परिस्थिति बन गया है। उसके पश्चात आता है भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। तो देखिए ये तो प्राकृतिक चीज़ है जिस पर हम रोक नहीं सकते, लेकिन वन का विनाश को जो है रोका जा सकता है, ये इंसानों पर डिपेंड करता है। लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जो होती है, हिमालय क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते ही रहते हैं और भूकंप के झटके पहाड़ों को हिला देते हैं और वो टूट कर नीचे और खिसक जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से भी पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होते हैं। तो चलिए भूकंप और ज्वालामुखी तो कहते हैं हमारे इंसानों के हाथों में नहीं है, तो हम इसको रोक नहीं सकते और इसके कारण भी जो है अगर भूकंप आएगी तो जनरल सी बात है जो है बड़े बड़े चट्टान जो है खिसकेंगी, ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट से होगा ही होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था। उसके पश्चात है सड़क निर्माण। देखिए सड़क निर्माण से भी ऐसा ही होता है। कहते हैं विकास के लिए पहाड़ों में सड़कों का निर्माण चल रहा है और सड़क बनाते समय जो है ढेर सारा मलबा जो है हटाना पड़ता है और इस तरह चट्टानों की बनावट एवं उसके ढाल में बदलाव आता ही रहता है। फलस्वरूप क्या होता है भूस्खलन तीव्रता से हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते सड़क निर्माण विकास के लिए पहाड़ों में सड़कों का निर्माण चल रहा होता है और सड़क बनते समय ढेर सारा मलबा जो है हटाना पड़ता है और इस तरह जो है चट्टानों की बनावट एवं उसके ढाल में बदलाव आता ही रहता है और जिसके कारण जो है भूस्खलन होना स्वाभाविक रहता है। उसके बाद झूम कृषि के कारण भी सबसे बड़ा जो है यहाँ पर घात होती है भूस्खलन का। कहते हैं भूस्खलन कारण जो है झूम कृषि भी है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती के कारण जो है भूस्खलन की संख्या या प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि झूम खेती होने से क्या होता है आपको पता ही होगा। झूम खेती होती है जहाँ पर कुछ समय के लिए कृषि की जाती है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो आप सोचे होइएगा कि वहाँ पर तो कृषि करना और छोड़ देना कोई स्वाभाविक बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको शायद ये बात पता ना हो कि झूम कृषि करने के लिए जो है बड़े बड़े वनों का नाश करना पड़ता है, पूरे वनों को नष्ट करना पड़ता है, पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पर कृषि किया जाता है। और कृषि जो होते हैं 1-2 साल होते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। अब जो पौधे जो है थे बड़े बड़े थे उनको काट दिया जाए और फिर वहाँ पौधे उगने में कई साल लग जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि झूम कृषि कितना जो है विनाशकारी हो सकता है, भूस्खलन के कारण बन सकता है।
अब भूसंकलन में क्या होता है कि झूम कृषि किया गया तो वो क्षेत्र जो होती है बिल्कुल खाली सा हो जाता है, और पेड़ पौधे जो होते हैं पानियों को जो है थाम के रखते हैं और अंडरग्राउंड डिस्चार्ज करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर भूमि खाली रहेगा तो पानी का जो है बहाव बहुत तीव्र गति से होगी, और जब तीव्र गति से होगी तो जनरल सी बात है कि मिट्टियों का खसकना, पहाड़ों का खसकना स्वाभाविक बन जाता है। आगे है हमारा भवन निर्माण। देखिए भवन निर्माण ने भी बहुत ही जो है प्रॉब्लमों का समस्या खड़ा कर दिया यहाँ पर। कहते हैं भवन निर्माण जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यटन के लिए आवास की व्यवस्था हेतु पर्वतीय क्षेत्रों को अनेक मकान और होटल बनाए जा रहे हैं। इससे भूसंकलन होने की वृद्धि होना स्वाभाविक बात है। आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ पर आपको दिखेगा घर काट काट के वहाँ पहाड़ों को बनाया गया है, होटल बनाया गया है, फैक्ट्री बनाई गई है। तो ये भवन निर्माण के कारण भी जो है भूसंकलन होना एक आम बात बन जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूसंकलन के परिणाम। आखिर भूसंकलन के बहुत से जो है परिणाम भी देखने को मिलता है। सबसे पहला तो यही होता है पर्यावरण का हर्ष, पर्यावरण का नुकसान होना, इसमें एक स्वाभाविक बात बढ़ रहती है। पर्यावरण का हर्ष भी इसमें रहता है। मुख्यतः कहते हैं भूसंकलनों ने से पर्वतों से जो है पर्यावरण में हर्ष हो रहा है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे घटता ही चला जा रहा है। तो जनरल सी बात है, भूसंकलन होगा तो प्राकृतिक जो सुंदरता थी वो नष्ट तो होना एक आम बात होती है। उसके पश्चात जल स्रोत सूख रहे हैं, जो जल स्रोत है वो कंटिन्यू जो है सूख रहे हैं। उसके बाद नदियों में बाढ़ की वृद्धि हो रही है, यानी नदियों में जो है बाढ़ बढ़ती ही चली जा रही, जो कि एक आम घटना है। उसके पश्चात सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध होते चले जा रहे हैं। कहते हैं उसके बाद जो है अपार धन जन की हानि हो रही है। तो भूसंकलन के परिणाम तो यही होगा कि अपार मात्रा में जो है धन और जान की जो है हानि होना एक स्वाभाविक बात बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूसंकलन रोकने तथा इसके दुष्प्रभावों को कम करने का क्या उपाय हो सकता है। देखिए अगर भूसंकलन को रोकना है तो सबसे पहला तो यही पॉइंट आएगा कि वन रोपण, जो वनों को हम नाश कर रहे हैं उसी वजह से भूसंकलन होना आम रहती है। तो जनरल सी बात है, भूसंकलन को अगर आपको रोकना है, उसको दुष्प्रभावों को कम करना है, तो सबसे पहले तो है जो है वनों का जो है पुण्य उत्थान होना जरूरी है, यानी वनों का लगाना, पेड़ पौधों का लगाना जरूरी होता है। इसके लिए वन रोपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं वृक्ष और झाड़ियाँ जो है मिट्टियों को बांधे रखने में सहायता करती है और ये वन रोपण के कारण ही संभव हो पाएगा। सड़कों के निर्माण में नई तकनीक जो है सड़क इस तरह बनाई जानी चाहिए ताकि कम से कम जो है मलबा निकले। तो इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि मलबा हमें सड़क निर्माण में कम से कम निकालने की आवश्यकता है। कहते हैं खनिज और पत्थरों से निकालने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जो खनिज से पत्थरों के जो निकालने पर जो लगाए जाते हैं वो रुकना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो है भूसंकलन अधिक होती है। वनों का शोषण न करके वैज्ञानिक दोहन किया जाए, तो वनों का जो शोषण पे जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार को, और इस पे जो है कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रावधान करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो है वन का उन्मूलन न हो सके। उसके पश्चात है देखिए ऋतुवर्त या वार्षिक फसलों के बदले स्थायी फसलें जैसे फलों के बाग लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी है, ठीक है, तो इसको दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कि ऋतुवर्त तथा वार्षिक फसलों के बदले स्थायी फसल जैसे फलों के बाग लगाए जाएं। ठीक है, भूसंकलन की आशंका वाले क्षेत्रों में जो है पुष्टीय जल प्रभाव को नियंत्रित करके जल रिसाव को कम किया जा सकता है। यानी भूसंकलन की आशंका वाले क्षेत्रों में जो है पुष्टीय जल प्रभाव को नियंत्रित करके जो है जल रिसाव को कम किया जाना भी स्वाभाविक रहता है। कहते हैं पहाड़ी ढालों पर जो है मलबे की खिसकने से रोकने के लिए मजबूत दीवारें बनाए जाएं। यानी पहाड़ी ढाल पर जो है मलबों को खिसकने के लिए से रोकने के लिए मजबूत ढाल बनाना बहुत ज़रूरी है। भूसंकलन प्रबंधन क्षेत्र जो है मानचित्र किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक भी लगाया जाना इसके परिणामों को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दुष्प्रभाव को कम करना है तो ये सब तकनीकों को अपनाना स्वाभाविक रहता है और अपनाना भी चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है बॉक्स की बातें। देखिए बॉक्स में जो बातें लिखी गई है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ परिभाषा होता है जिसको आपको जो है अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेने चाहिए और इसमें हम बहुत कुछ समझ भी सकते हैं। कहते हैं पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर छोटी शिलाएँ, मिट्टी या मलबे का खिसक कर नीचे आ जाना ही भूसंकलन कहलाता है। यानी पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर जो छोटी शिलाएँ जो है मिट्टी या मलबे का खिसक कर नीचे आ जाना ही भूसंकलन कहलाता है। और कहते हैं हिमालय, पश्चिमी घाट और गहरी नदी घाटियों में वर्षा के दौरान प्रायः भूसंकलन
होता ही रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे जो है हम और भी करेंगे, जानेंगे आगे कौन सी आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। तो आगे इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहिए और त्रिपाण सेंटर देखते रहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहिए और जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने लिंक को जो है यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देना है। इसे जिस बच्चों को देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया। कहते हैं अपना कर्तव्य करना ही सर्वश्रेष्ठता होती है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जब कोई वीडियो आपको जरूरत पड़ेगा अगर रिसर्च कीजिएगा तो वहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको होम पेज पे जो इसके जो है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर आपने सिलेबस के रिगार्डिंग देखने हैं तो आपको प्ले लिस्ट में भी इसके सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सेव कीजिए और ये आपके लिए ज़रूरी भी है।